अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं से शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी तारीख का मुताला किया जाता है या तारीख पढ़ी जाती है तो तारीख में एक किरदार या एक शख्सियत को जो है वो बहुत ज़्यादा तारीख में जो है वो देखा जाता है, उसकी इज्जत और तौकीर की जाती है, बशर्ते कि अगर उसने तारीख के अंदर जो है उसने अपना किरदार किस तरीके से मनवाया। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कह दूं कि तारीख में सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक वो शख्सियत कि जिसने तारीख में कोई अच्छा काम किया हो, और दूसरी वो शख्सियत है कि जिसने तारीख में कोई गलत काम किया हो। यानी ये एक सांचा, ये एक इस तरह से, यानी कि एक चेक एंड बैलेंस का तरीका है कि किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट उसके अमल के जरिए की जाती है। और यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि आज जिस दो शख्सियात के बारे में मैं बात करूंगा और आपके सामने में उनकी हकाइक और उनकी वो बातें जिनकी वजह से, जिन अलकाबात से उनको आज पाकिस्तान में ख़ासतौर पे सियासत की दुनिया में जिस तरह उनको पुकारा जाता है और उनको गाली बना के जो है वो छोड़ दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसी शख्सियात मुसलमान तारीख की, जिनका एक का नाम था मीर जाफर और दूसरे का नाम है मीर सादिक। यानी पाकिस्तान की अगर आप सियासी हिस्ट्री देखें या पाकिस्तान में अगर एक सियासत की आप जो है पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचें तो आपको एक चीज नजर आती है कि पाकिस्तान में इन दो शख्सियात का नाम जो है वो बहुत ज्यादा लिया जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा जगह पे कहा जाता है कि वो मीर जाफर है और वो मीर सादिक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा कि ये दोनों शख्सियात, एक मीर जाफर और दूसरा मीर सादिक, इनको क्यों गाली बना दिया गया, लोग क्यों इनको गलत अलकाबात से पुकारते हैं, क्या वजह थी कि मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो तारीख के एक ऐसी शख्सियात करार दे दिए गए कि जिनके बारे में ना सिर्फ जो है वो फॉरेन ऑथर्स बल्कि जितने मुसलमान राइटर्स थे उन्होंने भी ये कहा कि इन दो शख्सियात की गद्दारी, नमक हरामी और इन दोनों से यानी शख्सियात की जो एक, यानी मैं कहूँ लालच की वजह से जो बर्रे सगीर था वो तबाह हो गया। देखें दोस्तों, मीर जाफर और मीर सादिक, देखें इन दो शख्सियात को इस वजह से गलत नहीं कहा जाता कि इनका ताल्लुक किस कबीले से था, किस मजहब से था, किस यानी किस घराने से इनका ताल्लुक था, इस वजह से इनको गलत नहीं कहा जाता, बल्कि इनको इस वजह से गलत कहा जाता है कि ये वो दो शख्सियात थी कि जिसकी वजह से जो बंगाल का इलाका था और दूसरा जो करंटाना जो आज भारत की जगह है और खासतौर पर मैसूर का जो एरिया था, ये अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि मीर जाफर और मीर सादिक ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उनको जो है वो गलत कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब हिस्ट्री आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको एक चीज बड़ी आसानी से, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में नजर आता है कि ये जो बर्रे सगीर के अंदर अंग्रेज आए, यानी देखें पूरी हिस्ट्री तो मैं आपको नहीं बता सकता इस वीडियो के अंदर, लेकिन जो उसका लुबे लुआब है वो ये है कि अंग्रेज जिन्होंने तकरीबन 700 साल से ज्यादा अरसा जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो हुकूमत की है, और खास तौर पे 300 साल से 350 साल के दरमियान अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान पर काबिज रहे। और ये वो दौर था कि जिस टाइम पे मुगल बादशाहों का दौर था हिंदुस्तान के अंदर, और मुगल बादशाह चूंकि उस दौर में हिंदुस्तान में आए थे कि जिस दौर में मुसलमानों की यानी मुगल अंपायर का दौर था। और मुगल अंपायर वहां किस तरह आए थे बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो तो आपको पता है कि 1206 में जब बहलोल डायनेस्टी बनी यानी सल्तनत उस्मानिया बना और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सल्तनत कायम की, तो उसका जो आखिरी बादशाह था इब्राहिम लोधी, उसको 1526 के अंदर जो है वो शिकस्त हुई पानीपत की जंग के अंदर, और उसके बाद जो बाबर मुगल अंपायर का जो बादशाह था उसने जो है अपनी हुकूमत बना ली और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो फैल गया। और ये भी आपको पता है कि, या अगर आपके इल्म में ना हो, कि हिंदुस्तान के अंदर 500 से ज्यादा ऐसी स्टेट्स थी यानी ऐसी जगह थी जहां पे मुख्तलिफ महाराजा, मुख्तलिफ किंग्स, मुख्तलिफ बादशाहों की हुकूमत रही थी। और 1947 में भी ये चीज हमें देखने को मिली और हमें पढ़ने को मिली तारीख के अंदर। लेकिन मीर जाफर और मीर सादिक की जहां तक तस्करा है, या अगर उनकी तारीख के ऊपर पूरी तरीके से रोशनी डाले तो साफ हमें नजर आता है कि जिस दौर में अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए, और ये वो दौर था कि जिस टाइम पे जो जहांगीर था, जहांगीर उसने जो है पूरी तरीके से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो इजाजत दी थी कि वो हिंदुस्तान के अंदर आए और यहाँ से तिजारत करें, यहाँ से मुख्तलिफ सामान, मुख्तलिफ चीजें एक्सपोर्ट करें, और उसका जो रेवेन्यू है, जो उसका पैसा है, वो वहां की हुकूमत को यानी मुगल बादशाहों को जो दें, ताकि उस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या खास तौर पर जो एक्सपोर्ट है उसका बिजनेस जो है वो आगे चले। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। लेकिन 16वीं सदी के अंदर जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए तो मुसलमानों का वहां पे मुगल अंपायर की जो है वो हुकूमत थी, जहांगीर की वहां पे हुकूमत थी। तो अंग्रेज ही चाहते थे कि ना सिर्फ सुरात की बंदरगाह जिसका उनका मुआहदा हुआ था वो वहां तक महदूद रहे, उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हिंदुस्तान के आगे आगे यानी जितने भी इलाके हैं बढ़ चढ़ के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए, मुसलमानों को अपने मातहत किया जाए, यानी अपनी पॉलिसी और अपनी सियासत इस तरीके की गोरों ने चलानी शुरू की कि वो ये चाहते थे किस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो काबिज
यानी हो जाएं, या अगर मैं ये कह लूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको अपना जो है वो गुलाम बना लें। तो इस सिलसिले के अंदर जब 16वीं सदी में वो आ गए हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ महाराजाओं से, मुख्तलिफ लोगों को खरीदने की कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों को जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों के साथ इस तरह के मुआहदे किए कि किस तरीके से वो या तो पैसे की लालच में या किसी और तरह की उनको लालच दे के उनको जो है अपनी तरफ कर लिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में जो है अपने कदम जमाने जो है वो शुरू कर दें। तो यहाँ पे जो दो स्टेट थी हिंदुस्तानी, खास तौर पे एक जो बंगाल की स्टेट थी, वहां पे जो है मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ जो है धोखा किया। दूसरी जो मैसूर की स्टेट थी, वहां पे टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत जो है वो बड़े जमान था, वहां पे भी उनके साथ जो है मीर सादिक ने शिकस्त की, यानी धोखा दिया, और इस तरीके से अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। अब पहली बात यह है कि मीर जाफर के साथ किस तरह से धोखा हुआ, क्यों जो है मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला के साथ जो धोखा किया वो किस तरीके से किया। देखिए, सिराजुद्दौला जो था वो नवाब ऑफ बंगाल जो उनके नाना थे उसकी, यानी कि जब वो उस ओहदा उनके पास से गया नवाब ऑफ बंगाल का, तो सिराजुद्दौला को उस दौर के अंदर जो है ये ओहदा मिल गया कि किसी तरीके से जो सिराजुद्दौला है वो वहां की स्टेट का जो है वो बादशाह बन जाए और पूरी तरीके से सिराजुद्दौला जो है वहां की तमाम तर जो भागदौड़ है वो संभाल ले। अब जो उनके नाना थे या जो सिराजुद्दौला खुद था, वो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा बेजार थे। वो ये चाहते थे कि अंग्रेज किसी तरीके से जिस मुआहदे तक महदूद थे, वो उनका मुआहदा जो मुगल अंपायर के दौर में 16वीं सदी में हुआ था और उसके बाद वो खत्म हो गया और वो यहां से चले जाएं। लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि नहीं, हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान पर हमने काबिज होना है, पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ महाराजा थे। तो नवाब ऑफ बंगाल जो था उसका जो बादशाह था वो था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसने आखिरी दम तक अंग्रेजों के सामने झुकने से, उनको मानने से जो है वो पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। लेकिन उस दौर में जो कोलकाता के अंदर जो यानी कि जो वायसराय ऑफ बरतानिया था, उसका जो मुंतखब किया हुआ एक जनरल था, जनरल रॉबर्ट क्लिफ, वो ऐसी शख्सियत थी जिसने मीर जाफर को जो है वो ये कहा था कि अगर आप हमारी साइड हो जाते हैं, यानी जो हम चाहते हैं अगर आप उसमें हमारी मदद करते हैं, तो हम आपकी हर आरजू, हर तमन्ना जो है वो पूरी कर देंगे। और मीर जाफर भी बेसिकली ये चाहता था कि सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल की कुर्सी है वो किसी तरीके से मेरे पास आ जाए और फिर जो है मेरी जो बादशाहत है वो कायम हो जाए और मैं सिराजुद्दौला को जो है किसी तरह दबा सकूं। और उसकी वजह ये थी कि सिराजुद्दौला के जो दरबार था वहां पे जो मीर जाफर था वो एक अरसे तक जो है वहां पे एज अ जो है वो यानी सर्वेंट उसने काम किया था, एज अ वहां पे एक छोटे मुलाजिम के तौर पर उसने काफी वक्त गुजारा था। तो सिराजुद्दौला जो अंग्रेजों के खिलाफ था, जो रॉबर्ट क्लिफ ने मीर जाफर को यह लालच दी कि अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम जो है वो आपको जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, पूरी तरीके से आपको जो नवाब ऑफ बंगाल जो आप बनना चाहते हैं उसकी जो है हम आपकी राजू हमवार करेंगे, लेकिन आपने सिराजुद्दौला को जंग के अंदर हमें शिकस्त देनी है। और उसके बाद फिर ऐसा माहौल पैदा किया गया कि 1757 के अंदर जो बैटल ऑफ प्लासी जिसको कहते हैं वो एक जंग लड़ी गई। अच्छा, यहां पे ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सिराजुद्दौला की अंग्रेजों के साथ यानी रॉबर्ट क्लिफ के साथ, ये जंग एक तरफा जंग थी। उसकी वजह ये थी कि इस जंग के अंदर जो सिराजुद्दौला की जो फौज थी उसकी तादाद 50,000 से भी ज्यादा थी और उसके अंदर बड़े ज्यादा तीरंदाज और बड़े बड़े जो है वो जवान मौजूद थे। तो दूसरी तरफ जो रॉबर्ट कैलिफ था यानी जो अंग्रेज था, उसकी जो फौज की तादाद थी वो 3,000 के करीब थी। लेकिन यहां पे ट्विस्ट बात यह है कि जो सिराजुद्दौला का जो सिपा सलार था वो मीर जाफर था, यानी मीर जाफर सिराजुद्दौला का ऐसा सिपा सलार था कि जिसके ऊपर सिराजुद्दौला को ये भरोसा था कि मीर जाफर मेरे साथ गलत नहीं करेगा। यानी जिस तरह की मैं टेंशन रखता हूं अंग्रेजों के खिलाफ, मीर जाफर भी यही रखते हैं। लेकिन मीर जाफर जो था वो अंदर से इंतहाई नमक हराम और इंतहाई लालची इंसान था। उसने बैटल ऑफ प्लासी के अंदर यानी एक तरफ 50,000 की फौज थी, दूसरी तरफ 3,000 की फौज थी। जो सिराजुद्दौला की फौज की 50,000 तादाद थी, उसका सिपा सलार जो सिराजुद्दौला का सिपा सलार था वो मीर जाफर था। वो रॉबर्ट कैलिफ के हाथ बिक गया। उस जंग के अंदर 50,000 सिपाहियों को 3,000 सिपाहियों के हाथों जो शिकस्त हुई और इस शिकस्त के साथ जो है नवाब ऑफ बंगाल की जो हुकूमत थी वो भी खत्म हो गई, सिराजुद्दौला की भी हुकूमत खत्म हो गई। और जो मीर जाफर था उसने जिस तरह से नमक हरामी की, यानी अगर आसान अल्फाज में कहूं कि जिस तरह से वो अंग्रेजों के हाथ बिक गया, कुछ पैसे कुछ
चांदी और तांबों के सिक्कों के लिए, अपनी लालच के लिए उसने पूरा बंगाल अंग्रेजों के जो है वो हैंड ओवर कर दिया। और इसीलिए आज भी तारीख के अंदर मीर जाफर को इसलिए जो है वो गद्दार कहा जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला का सिपह सलार होने के बावजूद उसको तमाम तरह इख्तियारात थे कि किसी तरह से वो अंग्रेजों को शिकस्त देता, लेकिन कुर्सी के लिए, लालच के लिए, अपने फायदे के लिए मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला की हुकूमत गिरा दी और अंग्रेजों के साथ जा मिला। इसीलिए उसको आज भी तारीख के अंदर जो है इंतहाई घटिया नाम से याद किया जाता है। उसको लालची इंसान कहा जाता है, उसको घटिया इंसान कहा जाता है, और भी बेशुमार अलकाबात के नाम से मीर जाफर को पुकारा जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ सिराजुद्दौला की हुकूमत के पहले पूरा जो बंगाल का जो इलाका था वो अंग्रेजों के हाथ चला गया। यहां तक तो मीर जाफर की आपको जो है वो एक नमक हरामी या जो उसका किरदार रहा सिराजुद्दौला से वो समझ आ गया। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं दूसरे नमक हराम की, कि जिसका नाम मीर सादिक था। हालांकि आप नाम देखें मीर जाफर, मीर सादिक, कितने अच्छे और मोजिज नाम है, लेकिन मीर सादिक ने जिस तरह टीपू सुल्तान के साथ धोखा किया, देखें जिस तरह सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने शिकस्त दी, उनको अंग्रेजों के साथ मिले, उसी तरह से टीपू सुल्तान जो था वो एक बहुत बड़ा मर्द बहादुर था, जिसे इस्लामी तारीख में ना सिर्फ मर्द बहादुर कहा गया, बल्कि आप अगर फॉरेन हिस्ट्री भी उठा लें, आप जूश हिस्ट्री भी उठा लें, तो टीपू सुल्तान को मुसलमानों की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो कहा गया। तो टीपू सुल्तान जो था वो अपने वालिद हैदर अली की तरह एक बहुत बहादुर था, और मैसूर की जो सिटी थी, यानी जो स्टेट थी, जो आज भारत में करांटाना जो उनका एक प्रोविंस है, यानी जो उनकी स्टेट है, वहां का जो है इलाका मौजूदा तौर पे जो है मैसूर को कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान भी बिल्कुल मीर जाफर की तरह अंग्रेजों के इंतहाई खिलाफ था, और मीर जाफर जो अपना टीपू सुल्तान था वो ये कहता था कि कुछ भी हो जाए हम अंग्रेजों के हाथों में शिकस्त नहीं खाएंगे, हम अंग्रेजों के ताबे नहीं होंगे, हम अंग्रेजों के हाथों में अपने आप को गुलाम नहीं बनाएंगे। तो सेम टीपू सुल्तान की भी वही सोच थी जो सिराजुद्दौला की थी। अब टीपू सुल्तान के साथ धोखा किस तरह हुआ, उसकी जो है हिस्ट्री ये है कि जब टीपू सुल्तान ने अपनी काबीना के अंदर मीर जो सादिक था उसको रखा, और मीर सादिक बेसिकली इसके भी यही इंटेंशन थे कि किसी तरीके से जो टीपू सुल्तान जो वहां का बादशाह था, वहां का किंग था, एक तो उसकी सीट मुझे मिल जाए, दूसरी वो पावर जो टीपू सुल्तान के पास थे, यानी टीपू सुल्तान को जिस नाम से जो इज्जत और तौकीर और ताजीम दी जाती थी, तो मीर सादिक को के जहन में ये चीज थी कि अगर मुझे टीपू सुल्तान का ओहदा मिल जाए, या अगर वो इख्तियार, वो पावर मुझे मिल जाए, तो मैं फिर जो है ज्यादा जो है यहाँ पे यानी मेरी अपनी इज्जत और तौकीर मेरी बढ़ जाएगी, जो कि उसकी एक खाम ख्याली थी। तो टीपू सुल्तान की जो काबीना थी उसके अंदर ये जो मीर सादिक था ये एज अ मिनिस्टर था, और ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। और खास तौर पे जो कर्नल आर्थर वेल्सी थे उस दौर के, जो टीपू सुल्तान के साथ जिन्होंने जंगें लड़ी, खास तौर पे 1782-1799 के दरमियान टीपू सुल्तान ने 4 जंगें लड़ी, और चारों जंगों के अंदर टीपू सुल्तान को 2 में शिकस्त हुई, और एक के अंदर जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए, और एक जो है उसके अंदर जो है उनको जीत भी जो है वो नसीब हुई। लेकिन यहाँ पे अहम पॉइंट ये है कि टीपू सुल्तान की को तारीख में इसलिए बड़ा नाम कहा जाता है क्योंकि टीपू सुल्तान ने जो जंगें लड़ी अंग्रेजों के साथ, ऐसा नहीं है कि टीपू सुल्तान को कोई ऑफर नहीं हुई थी, कोई प्रपोजल नहीं मिला था कि अपनी जान बचा लें, या आपको हम जो है वो फायदा देंगे, या आपको किसी तरह से अगर आप अपना जो स्टेप डाउन कर लें तो हम आपके साथ रहेंगे। अंग्रेजों ने बेशुमार उनको लालच दी, बेशुमार तरीके से टीपू सुल्तान को कोशिश की कि किसी तरह से टीपू सुल्तान जो है वो झुक जाए। लेकिन टीपू सुल्तान ऐसी शख्सियत है कि जो पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ थे। उन्होंने चारों जंग के अंदर अंग्रेजों को बुरी तरह जो है वो शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इनका अपना जो मिनिस्टर था, जो इनकी काबीना का मीर सादिक, वो बेसिकली जो है अंग्रेजों के हाथ बिक चुका था। और उसके बाद अंजाम यह हुआ कि टीपू सुल्तान जिस तरह चौथी जंग जिसे एंग्लो वॉर भी कहते हैं, यानी कि वॉर ऑफ मैसूर भी कहते हैं, जब टीपू सुल्तान ये जंग लड़ रहे थे तो खास तौर पे जो उनका मिनिस्टर था मीर सादिक, ये दरअसल जो है इनको बहुत ज्यादा इख्तियारात, बहुत ज्यादा पावर, बहुत वसी इख्तियारात जो टीपू सुल्तान की तरफ से दिए गए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान बिल्कुल जो सिराजुद्दौला की तरह सोचता था कि ये जो है वफादार है, ये जो है गद्दार नहीं है, ये नमक हराम नहीं है। लेकिन वही हुआ जिस तरह से मीर जाफर ने, किसी तरह से मीर सादिक भी जो था चौथी जंग के अंदर बाकायदा अंग्रेजों से मिल गया, और टीपू सुल्तान की जो फौजें थी या जो टीपू सुल्तान जिस जगह पे मौजूद थे वहां पे टीपू सुल्तान की खबर सिर्फ और सिर्फ जो थी वो मीर सादिक को थी। और मीर सादिक को यह कहा गया था टीपू सुल्तान की तरफ से कि अगर हम इस जंग में भी कामयाब हो गए तो अंग्रेजों का हम पूरी तरीके से शिकस्त दे देंगे और अंग्रेजों का अज़म जो है वो हम गौरों का खत्म कर देंगे। लेकिन जो मीर सादिक था उसके जहन में लालच
लालच और गद्दारी जो है पूरी तरीके से कूट कूट के भरी हुई थी। और फिर यही हुआ कि मीर सादिक ने जिस जगह पर टीपू सुल्तान मौजूद थे, उस यानी वो जगह जहां पे ये जंग हो रही थी, वहां पे जो है मीर सादिक ने अंग्रेजों को खबर दे दी और टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से उसके अंदर बाउंड कर दिया। और अंग्रेजों को यह भी खबर दी कि अगर आप टीपू सुल्तान पे यहां पे हमला कर देते हैं और टीपू सुल्तान को काबू कर लेते हैं, तो इसके बाद टीपू सुल्तान के बचने की जो है वो कोई भी यानी को इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। यानी ये ऐसा मौका है कि जिसके अंदर आपको पूरी तरीके से जो है वो शिकस्त आप टीपू सुल्तान को दे सकेंगे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी ये वादा किया था अपने मीर सादिक से कि अगर इसमें हम कामयाब होते हैं तो हम आपको जो है मैसूर का किंग बना देंगे और फिर वही हम सब कुछ करेंगे कि जो आप करना चाहिए। यानी वही चीज कि वही लालच, वही गद्दारी, वही नमक हरामी टीपू सुल्तान के साथ जो है मीर सादिक ने की और इस तरीके से टीपू सुल्तान की भी हुकूमत खत्म हो गई। और ना सिर्फ हुकूमत खत्म हुई बल्कि मैसूर का जो इलाका था वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ आ गया। तो ये दोनों शख्सियत यानी एक तरफ जो है मीर सादिक, दूसरी तरफ मीर जाफर, ये दोनों शख्सियत मुसलमान तारीख की इसलिए गद्दार तरीन, घटिया तरीन या इनको लानते पड़ती हैं या इनको बुरा कहा जाता है क्योंकि इन दोनों ने 17वीं सदी के अंदर जिस तरीके से टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, पैसों के लिए बिक गए और अपनी लालच के लिए बिक गए, अपने फायदे के लिए बिक गए, अंग्रेजों को का जो है गुलाम मुसलमानों को बना दिया। पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था जहां मुख्तलिफ रियासतें थी, वहां पे ये दो बंगाल और मैसूर की जो रियासत थी, इसके ऊपर अंग्रेज किसी तरीके से भी काबिज होने हर कीमत पे चाहते थे। और उनको पता था कि इन दोनों के जो बादशाह हैं, जिन दोनों के किंग हैं, वो किसी तरीके से भी अंग्रेजों के हाथों में नहीं झुकेंगे। तो उन्होंने दोनों तरफ लोगों को पैसा दे के खरीदा। एक तरफ सिपा सालार को, मीर जाफर को खरीदा, दूसरी तरफ जो है जो इनका मिनिस्टर था अपना टीपू सुल्तान का, मीर सादिक, इसको खरीदा कि किसी तरीके से हम ये इन दोनों को खरीद के हम जो है ये इलाके भी कब्जा कर लें। और फिर उसके बाद जब वो इलाके कब्जा हो गए तो इन दोनों के साथ जो अंग्रेजों ने किया वो भी सारी तारीख का ऐसा है कि इनको जिस तरह से धोखा दे के फिर मारा गया और इनको भी कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। तो याद रखें कि जब भी हम मुसलमान हिस्ट्री पढ़ते हैं या हम तारीख पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी शख्स का जो यानी किरदार होता है, जो उसका अमल होता है, वो हिस्ट्री के अंदर याद रखा जाता है, वो तारीख के अंदर याद रखा जाता है। अगर अच्छा किया होगा तो अच्छे नाम से याद किया जाएगा, बुरा होगा तो बुरे नाम से याद किया जाएगा। तो मीर जाफर और मीर सादिक ये दोनों तारीख के वो घटिया तरीन और बदकिरदार इंसान थे कि जिन्होंने कुछ लालच, कुछ सिक्के, कुछ पैसों के लिए ना सिर्फ अपने जो है अपने आकाओं के साथ गद्दारी की बल्कि पूरा बंगाल और पूरा मैसूर की जो रियासत थी वो अंग्रेजों के हाथ भेज दी। और जिसके बाद मुसलमान और अंग्रेज और मुसलमान, सिख और हिंदू जितने भी उन रियासतों में बसते थे वो अंग्रेजों के गुलाम बन गए और फिर ये गुलामी 1947 में खत्म हुई। तो दोस्तों ये थी इन दोनों की हिस्ट्री। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।